इस क्लास में बात करते हैं यूपी कॉलेज के पुराने एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं एमएससी के फिजिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2024 का। ये उस टाइम का पेपर है। हम इसी के सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमने यूपी कॉलेज के वो भी क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, इस पेपर का हमने आधा पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 50 से 100 तक पहले ही अपलोड कर दिया था। स्टार्टिंग का बच गया था, उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते टाइम हमने उल्टा सॉल्व करना स्टार्ट किया था, इसलिए वो वाला पार्ट पहले अपलोड कर दिया, हमने वहाँ पे भी बताया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो द वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज गिवन बाय p प्लस ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो हमको a अपान बी स्क्वायर का यूनिट निकालना है। ठीक है, तो देखो यार, a अपान बी स्क्वायर किसके अंदर ऐड किया जा रहा है? प्रेशर के अंदर। तो आप जानते ही हो कि हमेशा वही चीज़ आप ऐड कर सकते हो या वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनका डायमेंशन क्या हो, सेम हो, जिनका यूनिट क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो मतलब a अपान बी स्क्वायर का यूनिट क्या हो जाने वाला है? प्रेशर के बराबर। ठीक है, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही हो जाएगा हमारे पास किसका? a अपान बी स्क्वायर का यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है सेम डायमेंशन? इनमें से किसका डायमेंशन सेम है? ठीक है, तो देखो यार, अगर हम बात करें टॉर्क के बारे में, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या सिंपली डिस्टेंस ही बोल रहा, क्योंकि हमको डायमेंशन निकालना है। तो फोर्स का क्या होता है? यम यल टी के पावर -2, ये तो हम याद ही करते हैं। और डी मतलब डिस्टेंस, तो मतलब लेंथ हो गया, तो यम यल टू टी-2 हो गया। ये हो गया टॉर्क का। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मान लो एम जी एस निकाल रहे हैं, तो यम क्या होता है? मास होता है। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नापते हैं। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब यल टी-2, और एच मतलब हाइट, मतलब क्या? लेंथ। तो यम यल टू टी-2, तो मतलब क्या? टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या है? सेम है। क्लियर है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हम देख लें वॉइस का आ रहा है कि नहीं। एक बार हुआ पूरा वीडियो शूट करने के बाद क्लियर हुआ कि वॉइस ही नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करता है। तो ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट 3 -4 5 टू पॉइंट -2 6 -4 अंडर द फोर्स दिस वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन जानते ही हो, वर्क डन कितना होता है हमारे पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, वर्क डन का पास फॉर्मूला रख के वैल्यू निकालते हैं। तो फोर्स हमको दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसको पॉइंट ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लो। ए बी डिस्प्लेसमेंट निकाल ही सकते हो, कितना होता है? माँ जानते ही हो, x2 - x1 आई कैप, y2 - y1 जे कैप, प्लस z2 - z1 के कैप होगा। अब वैल्यू निकालोगे, इनमें से कोई भी मैच नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक देखते हैं कितना आता है। -2 - 3 आई कैप मतलब -5 आई कैप। तो -5, एक सेकेंड को कहाँ लिखा है? यहाँ पे -5 आई कैप हो जाएगा। और फिर क्या है हमारे पास दूसरा, इसको हटाना जाए, हटो, 6 और क्या है? -4, तो 6 -4 +4 6 + 4 हो गया 10 हमारे पास। तो 10 जे कैप मिल जाएगा, प्लस 10 जे कैप, और कितना है हमारे पास? -4 -5 मतलब -9 के कैप। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमको? -5 आई कैप प्लस 10 जे कैप और -9 के कैप। ठीक है, ये मिल गया। अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, -5 आई कैप और इसको हटा दें, प्लस 10 जे कैप -9 के कैप। ठीक है, तो ये इसको हटा दिया जाए, के कैप। ठीक है, ये मिल गया हमको डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फोर्स। तो ये अब डॉट डी करो, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। तो -5 × 2 -10, 10 × 2 20, माइनस प्लस 9 29, और कितना? 10 19 आ रहा है। 19 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इस बात को याद रखना। आंसर 19 यूनिट्स आया हुआ है। ठीक है, हो जाता है कई बार मेरे मिस प्रिंटिंग हो जाती है। और ये तो बेसिक क्वेश्चन है 9 10 का, कि कोई एक कार है, पूरा डिस्टेंस हम मान लेते हैं, अगर डी है, पूरा डिस्टेंस डी है, आधा डिस्टेंस उसने 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया है, और आधा हाफ 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया है। तो एवरेज कितना होगा? 60 40 100/2 50 नहीं होगा, 48 होगा। ठीक है, ये 9 10 में जो आपने डिराइव किया था उसी से डिराइव कर लेना। ठीक है, यहाँ पे डिराइव करेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। बस याद कर लो, कोई भी एक डिस्टेंस अगर डी है, आधा डिस्टेंस हम किसी एक डिस्टेंस से ट्रैवल करते हैं, दूसरे डिस्टेंस से ट्रैवल करते हैं, जो पूरा होता है तो वो सिंपली ऐड करके नहीं निकलता है। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर आएगा एवरेज। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अ प्रोजेक्टाइल कवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन द
इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक्स प्लस वाई करके अगर ऐसे एंगल जो 90 के बराबर आ रहे हों वो क्या सेम ओरिएंटल डिस्टेंस देते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 40 30 70, 50 30 80, 45 30 75, 60 30 90। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, if in kinetic theory of gases, a molecule of mass m of an ideal gas collide with the walls of vessel with velocity v, the change in the linear momentum of the molecule is, देखिए कोई भी एक मान लेते हैं ये वॉल है, ये एक गैस का पार्टिकल है, ये इससे स्ट्राइक किया यम मास वी वेलोसिटी से, ठीक है। तो यम वी से यहाँ पे गया तो यम वी से वापस भी आएगा, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात चल रही है तो वहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होते हैं, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यम वी से जाएगा और माइनस यम वी से वापस आ जाएगा। माइनस मतलब क्या, नेगेटिव डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो चेंज दिखाना, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, माइनस यम वी है, इनिशियल क्या है, यम वी है। तो यम वी दोनों माइनस में, तो -2 यम वी आ जाने वाला है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। देखो कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो कूलाम फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलाम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग, ये सभी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाने का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कैल्पर्स सेकेंड लॉ, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसका, लीनियर मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम। थोड़ा सा सोचो, कैल्पर लॉ किस फिजिकल क्वांटिटी की कंजर्वेशन की बात करता है, लीनियर मोमेंटम के एंगुलर मोमेंटम। देखो लीनियर होता है 2D में, एंगुलर होता है 3 डायमेंशन में, तो हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। एल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आप जानते ही हो ना। टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो जो हमारे पास कैल्पर्स लॉ वो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन पे ही वैलिड है। और जितने भी पार्टिकल मतलब स्टार्स एंड जो भी हैं जो यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं सभी क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम इज मिनिमम व्हेन इज सस्पेंडेड फ्रॉम सेंटर ऑफ जाइरेशन। जब देखो जो टाइम पीरियड होता है कंपाउंड पेंडुलम का वो कितना होता है, 2 पाई नहीं नॉर्मल अगर हम बात करें तो होता है किसी भी पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट L/G होता है, L/G होता है। यहाँ पे L क्या होता है, लेंथ होता है, लेकिन इसका क्या होता है 2 पाई IMG/D होता है। कंपाउंड पेंडुलम का I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो उसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो सेंटर ऑफ जाइरेशन पे होता है, तीसरा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर एंड अबाउट वन ऑफ इट टेंजेंट, ठीक है। कोई भी एक सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर और अपान मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे इसका फॉर्मूला, आई थिंक फॉर्मूला बता दें क्या आपको, 1 मिनट को देखना पड़ेगा, फॉर्मूला इसका है मेरे पास। बस 1 मिनट रुको, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करा था तो फॉर्मूले सभी नोट किए हुए थे, ठीक है। एक मिनट रुको, आपका वीडियो पॉज कर दें, वो तो आप सुन। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का अबाउट डायमीटर वो कितना होता है 2/5 mr², ठीक है। और जो उसके टेंजेंट के अलॉन्ग अगर बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अलॉन्ग टेंजेंट कितना होता है 7/5 mr², ठीक है। तो ये हमको रेशियो निकालना था, तो mr² कैंसिल 5 कैंसिल 2/7 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, 2/7। क्लियर है। नेक्स्ट, रिंग डिस्क, एक रिंग है, एक डिस्क है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक स्फेरिकल सेल है जिनका मास क्या है, सेम है और रेडियस भी सेम है, ठीक है। विच हैज़ हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल ऑफ एक्सिस के अलॉन्ग किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं रिंग के बारे में, और ये बात याद रखना कि सबका मास और रेडियस सेम है, ठीक है। तो रिंग के बारे में बात करें तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई ऑफ रिंग लिखते हैं वो होता है mr², ठीक है। डिस्क का क्या होता है, अबाउट सेंट्रल एक्सिस
आई ऑफ डी हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर। और हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। अभी ऊपर ही निकाला ना, लेकिन हम डायमीटर और टेंजेंट का निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस की बात चल रही है, हाँ भाई डायमीटर की बात चल रही है। तो स्फेरिकल सेल का कितना आ जाएगा, सॉलिड स्फीयर का कितना आ जाने वाला है 2/5 एम आर स्क्वायर। ये हो गया सॉलिड स्फीयर का। और अगर हम बात करें स्फेरिकल सेल का तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/3 एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो सभी फ्रैक्शन में जो हमने बस स्टार्टिंग में लिखा था रिंग का एम आर स्क्वायर, वही बस हमारे पास होल नंबर के फॉर्म में था। मतलब इसी का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा, तो रिंग कहाँ पर दिख रहा है दूसरे ऑप्शन में, तो वही सही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक सेकेंड, रिंग ऑप्शन सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हम देखो ये सब क्लास 8-9 से उठा रहे हैं। 8 के बुक साइंस के बुक में भी बर्नौलीज प्रिंसिपल था ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी काम करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है। द रीजन फॉर रेन ड्रॉप टू बी स्फेरिकल इन शेप इज, सरफेस टेंशन की वजह से जो रेन ड्रॉप होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। इफ़ अ लिक्विड वेट्स द ग्लास सरफेस द फ्री स्पेस ऑफ लिक्विड इन द ग्लास कैपिलरी विल भी कैसा होगा शेप का, वो कनकेव शेप का हो जाने वाला है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाइज बिटवीन, पॉइजन्स रेशियो सिग्मा जिसको हम बोलते हैं, उसका वैल्यू किससे और किसके बीच में लाई करता है, तो -1 से हाफ के बीच में, मतलब -1 से 0.5 के बीच में लाई करता है, ठीक है। -1 से ज़्यादा होता है, 0.5 से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 0.8c, ठीक है। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है जो क्या 0.8c से, इस 0.8c से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है। तो देखो हम जानते क्या है, एनर्जी और मास में रिलेशन जानते हैं हम। क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू कितना होता है, mc² होता है। कितना जानते हैं हम, E इज इक्वल टू mc²। अब देखो हम पहले यहाँ से क्या कर लेते हैं, c का वैल्यू 3 × 10⁸ रख के, मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख के, और क्या करते हैं उसका पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। एनर्जी निकाल लेते हैं मास को कांस्टेंट रख के, फिर हम क्या करेंगे, जब अगले टाइम से निकालेंगे ना तो उस टाइम पे क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे E इज इक्वल टू mc² ना। तो हमको क्या निकालना है, उसका मास निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, मास हम जानते ही हैं कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है, जानते ही हैं। अभी हम c स्पीड पे बात कर रहे हैं, जब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है तो मास इतना होता है। तो ये हो गया m का वैल्यू, c का वैल्यू 3 × 10⁸ स्क्वायर रख के पहले e का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो आप कैलकुलेट करोगे ना तो e का वैल्यू समथिंग जो भी आएगा, उसके बाद क्या करना, E इज इक्वल टू mc² फिर से लिखना। अब m निकालना है ना, तो m कितने के बराबर हो जाएगा, E/c²। e का वैल्यू हमने पहले ही निकाला था, अभी आपको बताया कि कैसे निकालना है। इस बार c का वैल्यू क्या रखना, 0.8 रखना। c का वैल्यू क्या रखना, 0.8 c के बराबर रखना, ठीक है। स्क्वायर करोगे ना तो 0.8, c का वैल्यू 3 × 10⁸ रख के सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाने वाला है, ठीक है। आंसर आपको मिलेगा 15 × 10⁻31, ठीक है kg। नेक्स्ट, रेस्ट मास ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, जो आपका फोटोन होता है ना उसका रेस्ट मास 0 के बराबर होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, फोटोन है, वेवलेंथ कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता। अगर रुका हुआ है तो उसका एनर्जी क्या बोला है, रेस्ट मास 0 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज जनरली मेजर्ड, जो देखो वर्क फंक्शन होता है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी मेटल पे जो क्या बोलते हैं उसके मेटल की जो मिनिमम एनर्जी, जिससे क्या हो जाए इलेक्ट्रॉन निकल जाए। किसी भी मेटल सरफेस को हम इतना मिनिमम एनर्जी दे दें कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है। और जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, जनरली हम बात करें एल्कली मेटल्स का, तो एल्कली मेटल्स का वर्क फंक्शन बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे उनका क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, लाइट की हेल्प से हम मेटल पे क्या करेंगे, मेटल के सरफेस पे लाइट गिराएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, ठीक है। तो क्योंकि अल्कली मेटल है तो उनका फाई मतलब वर्क फंक्शन का वैल्यू बहुत कम होता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जनरली उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड
जब कोई एक प्योर सेमीकंडक्टर है उसको हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जानते ही हो ना। सेमीकंडक्टर है उसमें कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, सही बात है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, 1 मिनट। नेक्स्ट, इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ। जो डिप्लेशन पीएन जंक्शन का डिप्लेशन रीजन होता है उसमें किसका शॉर्टेज होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। द रिवर्स करेंट इन ए डायोड इज ऑफ ऑर्डर। रिवर्स करंट किसी डायोड के अंदर किस ऑर्डर का होता है, तो देखो यार वो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, एजेनॉट डायोड इज यूज्ड है। एजेनॉट डायोड किस रूप में यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, फिर से घूम गया यार। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो जो अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम इफिशियंसी 81.2% होता है, लेकिन हाफ वेव की बात की है तो हाफ वेव का 40.8% होता है। 6 दिया है, कोई बात नहीं, पहला ऑप्शन सही हो जाने वाला है। ठीक है, द एलिमेंट दैट हैज़ बिगेस्ट साइज इन ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, कलेक्टर, बेस, इमिटर, 3 चीज़ें होती हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा किसका साइज होता है उसके बारे में बात करना है। तो देखो जो कलेक्टर होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, सी माने कलेक्टर, सबसे बड़ा। ठीक है, इन ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के अंदर जो आई ई होता है वो आई सी प्लस आई बी के बराबर होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ अल्फा इन ट्रांजिस्टर। अल्फा का वैल्यू ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, लेस देन 1 होता है। लेस देन यहाँ पे 1 रखना चाहिए था, बस लेस देन लिखा हुआ है। ठीक है, लेस देन 1 लिखना चाहिए था, या मोर, और इसमें मोर देन 1 करना चाहिए था, वो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, लेकिन दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 27, द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट इज। कौन सा होता है, तो वो आपका कॉमन इमीटर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो आप जानते ही हो सिलिकॉन चिप बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो सिलिकॉन हो जाएगा सेमीकंडक्टर के रूप में जो ट्रांजिस्टर को मैन्युफैक्चर करने में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। द सर्किट दैट प्रोवाइड द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज। वो कौन सा होता है, अब वो आपका पोटेंशियल डिवाइडर बायस होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, फॉर हाईएस्ट पावर गेन वन कुड बी। हाईएस्ट पावर गेन के लिए क्या करना पड़ता है, सी कॉन्फ़िगरेशन रखना पड़ता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। निगेटिव फीडबैक एम्प्लॉयड इन, जो एम्पलीफायर होते हैं उनके अंदर निगेटिव फीडबैक एम्प्लॉय होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हार्ट्री ऑसिलेटर इज़ कॉमनली यूज इन। हार्ट्री ऑसिलेटर किस में यूज होता है, तो वो आपका रेडियो ट्रांसीवर में यूज होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट। जो आर और सी होता है वो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इन टीवी ट्रांसमिशन पिक्चर सिग्नल इज, पिक्चर सिग्नल डैश मॉड्यूलेटेड। किसका मॉड्यूलेटेड होता है, तो वो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। इफ़ टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल द रूट मीन स्क्वायर स्पीड विल बी। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, √3 RT अपान एम। टेम्परेचर डबल करेंगे तो मान लेते हैं टी से हमने क्या कर दिया, 2T कर दिया, तो √3 RT को अलग कर दो और √2 को अलग कर दो, तो इनिशियल के मुकाबले क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ अ डायटोमिक गैस। देखो CP/CV का रेशियो होता है 1+2/F। अब डायटोमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5 होगा, तो 1+2/5 का वैल्यू निकालो, 1.40 मिलेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन डिफ्यूजन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग। अगर डिफ्यूजन में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, तो मास का ट्रांसपोर्ट होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। मतलब क्या एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी कितना होता है, 1 - T2/T1। T2 क्या होता है, ठंडा वाला टेम्परेचर, T1 क्या होता है, गर्म वाला टेम्परेचर। स्टीम और आइस पॉइंट के बीच निकालना है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच निकालना है। तो ऊपर रख दो 273 केल्विन और नीचे रख दो 373 केल्विन। कैलकुलेट करोगे नियरली 28% आता है, 26 दिया है, तो ये भी सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑकर एट कांस्टेंट हीट। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है,
टेम्परेचर किस में कांस्टेंट होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर किस में कांस्टेंट होता है? आइसोबार प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी ही बात करते हैं। इंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर इंट्रोपी क्या होता है? आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट गिब्स पोटेंशियल इज डिफाइंड एज जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस कहाँ पे है? पी वी माइनस टी एस, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, लिक्विड हीलियम इज सुपर कंडक्टर है। लिक्विड हीलियम सुपर कंडक्टर के रूप में बिहेव करता है किस पे? ठीक है, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? बिलो 4.2 केल्विन, दूसरा ऑप्शन सही है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ई इज इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवर्सिबल? तो जूल इफेक्ट रिवर्सिबल नहीं होता है, बाकी तीनों रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इज मेटल टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेक इमेजनरी एंड इरेक्ट इमेज एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन आल सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट? तो कनकेव लेंस, लेंस मिरर नहीं, लेंस। कनकेव लेंस क्या होते हैं? हर सिचुएशन में क्या करते हैं? इमेजनरी और इरेक्ट इमेज बनाते हैं। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू एयर इंटर्स इनटू ग्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट गिव? मान लो ये नीचे ग्लास है, ऊपर एयर है, रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ की, तो इनमें से क्या चेंज नहीं होगा? देखो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, किसी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर जाए, वेलोसिटी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी चेंज कर जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड सी के अपॉन ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट अक्रोमेटिक lens is formed from two thin lenses is contact having power 12 and minus 8 diopter। फोकल लेंथ निकालना है तो पहले इनका कॉम्बिनेशन निकाल दो, 12 माइनस 8 मतलब +4 मिल जाएगा, और फोकल लेंथ क्या होता है? 1/p होता है, तो 1/4 मतलब 0.25 मिल जाने वाला है, प्लस में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आगे के जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व कराए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को ओपन करना। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।